हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज सुबह से ही पूरे मीडिया में इस बात की चर्चा है कि ब्रिटेन के चुनाव के अंदर भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, उनकी करारी हार हुई है। ऋषि सुनक की नेतृत्व वाली पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के चुनाव में बुरी तरीके से हारी है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आखिर ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था कैसी होती है, हमारे संसद के अंदर और ब्रिटेन के संसद के अंदर क्या फर्क होता है, कैसे वहां चुनाव होते हैं, और ऋषि सुनक की हार के बाद जो नए प्राइम मिनिस्टर होंगे वहां वो लेबर पार्टी के होंगे, और लेबर पार्टी के सत्ता में आने से क्या भारत के साथ संबंधों में फर्क पड़ेगा। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेबर पार्टी का भारत के स्वतंत्रता से जो है काफी संबंध रहा है, और कश्मीर से जुड़े भी कुछ विवाद इस पार्टी के साथ रहे हैं, तो उनको भी हम देखेंगे कि इस पार्टी का भारत के आने वाले समय में जो है वो किस तरीके से संबंधों को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो आज इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो चुनाव अभी चल रहे हैं, काउंटिंग अभी जो चल रही है, उस काउंटिंग के अनुमान के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 409 के आसपास सीटें जो है आपकी वो लेबर पार्टी की होंगी, और लेबर पार्टी जो है ये कीर स्टीमर करके जो इसके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो इसके मुखिया हैं अभी इस समय प्राइम मिनिस्टर पद के लिए। तो 409 के आसपास सीटें आने का अनुमान है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इनका लगभग 350 के आसपास सीटें जीत चुके हैं, और 74 सीटें कंजर्वेटिव पार्टी यानी कि ऋषि सुनक की जो पार्टी है वो जीती है। तो ओवरऑल 409 के आसपास एक बड़ी जीत की तरफ लेबर पार्टी आपकी बढ़ रही है। इस चुनाव को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ब्रिटेन के अंदर जो चुनावी व्यवस्था होती है वो किस तरीके की होती है, वहां का संसद जो है वो किस तरीके का होता है, कैसी संरचना संसद के अंदर होती है। तो देखिए, संसद जो होता है, भारत के अंदर संसद जो होता है उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति होंगे, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। हमारे तीन जो है वो आपके मुख्य बिंदु जो है एक तरीके से कह लीजिए कि संसदीय संरचना के अंदर होते हैं। पहले जो है आपके राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के अलावा फिर आपके लोकसभा, ये अपने संसद की मैं बात कर रहा हूं, भारतीय संसद की, लोकसभा और आपकी राज्यसभा, ठीक है। तो ये तीन प्रमुख स्तंभ हमारे देश के संसद के अंदर हैं। हमारे देश की जो संसदीय व्यवस्था है वो मुख्य तौर पर ब्रिटेन से ही ली गई है। तो ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति नहीं होते हैं, राष्ट्रपति की जगह वहां सम्राट नहीं होंगे, तो कौन होगा, महारानी होगी, ठीक है। महारानी आपको पता है कि मर गए कुछ दिन पहले, तो अभी कौन है, सम्राट है। तो सम्राट का कोई चुनाव नहीं होता, ये पद जो है जनरली वंशानुगत होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर ट्रांसफर होता रहता है। और भारत में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसमें राज्यों के जो विधायक हैं वो भाग लेते हैं, आपके सांसद भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं इसमें। और राष्ट्रपति के बाद हमारे यहाँ लोकसभा होती है। इसी तरीके से लोकसभा के अंदर यहाँ ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन होता है, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन इसको बोलते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ राज्यसभा होती है उसी तरीके से यहाँ एक हाउस होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अगर हम बात करें तो भारत के अंदर राज्यसभा में सदस्य कहां से आते हैं, भारत के अंदर जो राज्यसभा में सदस्य आते हैं वो अप्रत्यक्ष तौर पर चुनाव करके आते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनाव करते हैं और वहां से जो है वो चुनकर सदस्य आते हैं। लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है इसके जो सदस्य हैं वो 90 सदस्य इसमें से लगभग वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत सदस्य क्यों होते हैं, इसमें उच्च वर्ग के लोग ज्यादातर शामिल हैं। उच्च वर्ग का मतलब है कि जब पहले पुराने इतिहास की हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो पूंजीपति लोग थे, और खासकर वो लोग जो ब्रिटेन की सत्ता को दूसरे देशों में संभाल रहे थे, यानी कि ब्रिटेन के जो कमांडर्स थे, लड़ाके थे, तो वो एक हाउस के जो है वो मेंबर रहते थे, और सारे बिल जो पास होते थे उनमें उनकी भी मंजूरी जरूरी होती थी। तो तब से ब्रिटेन के अंदर ये हाउस चला आ रहा है, और इसके जो पद हैं ये वंशानुगत होते चले जा रहे हैं। यानी कि जो लोग पहले ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग थे, पुराने जमाने में जो शासन होता था उसी की पीढ़ियां जो है इसमें चली जा रही हैं। इसका कोई चुनाव नहीं होता, हालांकि इसमें कुछ सदस्यों का निर्वाचन एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, वो बहुत कम मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। इसके मैक्सिमम मेंबर जो है वो वंशानुगत होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर चले आ रहे हैं। और कौन होंगे वो वही अमीर लोग होंगे, वर्तमान में अमीर कह लीजिए उनको आप, ठीक है, जो पुराने जमाने में ब्रिटेन की सत्ता में जो है प्रमुख भूमिका निभाते थे। और दूसरा जो हाउस होता है वो आपका हाउस होता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन भारत में लोकसभा की ही तरह होता है।
जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं उसी तरीके से आपके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन के चुनाव संपन्न होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो ब्रिटेन के अंदर है इसमें 650 सीटें हैं, यानी कि पूरा ब्रिटेन कहें तो एक तरीके से 650 संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ है और हर एक सांसद आता है। यहां भी सांसदों की हार और जीत, सामान्य भाषा में बोलूं तो जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वही जो है आपका सांसद बनेगा, और वो जो पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होंगे यानी कि जो 50% प्लस 1 पे पहुंच जाएगी वो पार्टी जो है क्या होगी, अपनी सरकार बना लेगी। जिस तरीके से भारत में बनती है सरकार, लगभग सेम प्रक्रिया ब्रिटेन की है, क्योंकि संसदीय स्वरूप जो भारत का है वो भी कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। अब जो अगला टॉपिक हम देखेंगे इसमें कि जो पार्टी इस समय सत्ता में आई है, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है, कीर स्टीमर। तो ये लेबर पार्टी की अगर बात करें तो ये लेबर पार्टी कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर काम करती है। ठीक है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर यह काम करती है। और कार्ल मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स एक जर्मन व्यक्ति थे, जर्मन विचारक थे, और इनकी जो विचारधारा थी वो समाजवादी थी। समाजवादी का मतलब है कि ये श्रमिक वर्ग या कहें तो छोटे छोटे जो वर्ग होते हैं उन पर ज्यादा ध्यान देने की बात करते थे। ये कहते थे कि पूंजीपति जो लोग हैं, बिजनेसमैन जो लोग हैं, वो श्रमिक वर्ग का शोषण करते हैं, और जब ये शोषण एक चरम पर पहुंच जाएगा यानी उच्च स्तर पर पहुंच जाएगा तो फिर एक विद्रोह होगा, और विद्रोह के बाद पूंजीपति जो है वो समाप्त हो जाएंगे। यानी कि इनकी विचारधारा पूरी तरीके से निम्न वर्ग के लोगों के लिए थी, और उसी विचारधारा पर बनी है ये पूरी लेबर पार्टी। 1870 के आसपास, मैं ब्रिटेन की ही बात कर रहा हूं, 1870 में लेबर पार्टी और लिबरल पार्टी दोनों मिलकर एक फाइनल पार्टी बन गई आपकी लेबर पार्टी। इन्होंने कई चुनाव लड़े, 1924 से चुनाव लड़ना जो है इन्होंने वो शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1939 और 40 के आसपास जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की सिचुएशन खराब थी, पूरा विश्व दो धुरियों में बट गया था। एक तरफ आपके तानाशाही वाले लोग थे, तो एक तरफ लोकतांत्रिक मूल्यों को लड़ने वाले मित्र देश थे। अमेरिका का नेतृत्व था, ब्रिटेन उसमें शामिल था। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन की स्थिति काफी खराब हुई, और जब वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में चुनाव हुए तो लेबर पार्टी एक 10 सूत्रीय प्रोग्राम, एक 10 सूत्रीय वादा, जिसको मैनिफेस्टो हमारे देश के अंदर कहते हैं, इंडिया के अंदर, वो लेके आई, और उसने ये कहा कि हम विकास और शांति की दुनिया चाहते हैं। और जब लेबर पार्टी अगर ब्रिटेन की सत्ता में आएगी तो बहुत सारे देश, जिसमें भारत का भी एक नाम था, हम उनको ब्रिटेन से आजाद कर देंगे, उनको हम फ्रीडम दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम शांति चाहते हैं, हम खून खराबे वाली दुनिया को पसंद नहीं करते। तो इसलिए भारत के लिए इस पार्टी की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। और 1945 के आसपास जब रिजल्ट आए इसके चुनाव के, तो उस समय लेबर पार्टी ही चुनाव जीती और इटली इसके जो है वो प्रधानमंत्री बने, और इटली ने ही घोषणा की थी भारत के स्वतंत्रता की। तो सबसे बड़ी बात करें तो भारत की स्वतंत्रता की घोषणा अगर किसी पार्टी ने की थी तो वो ब्रिटेन के अंदर ये लेबर पार्टी ही थी। तो लेबर पार्टी का इतिहास जो है हमारी आजादी से काफी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो कीर स्टीमर, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं आपके लेबर पार्टी के, कीर स्टीमर 2015 में जो है वो ब्रिटेन के पहली बार सांसद बने, और इनकी पॉपुलैरिटी जो ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ी, वो 2019 के आसपास इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। और ऐसा नहीं है कि ये भारत विरोधी हो, एक दो जगह पर लेबर पार्टी की विचारधारा और भारत में टकराव हुआ है। इन्होंने कश्मीर को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिए थे कि कश्मीर जो है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, तो पाकिस्तान के प्रति थोड़ा इन्होंने ज्यादा झुकाव दिखाया, उसकी वजह से भारतीय लोग इसको थोड़ा सा डिसलाइक करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेबर पार्टी की विचारधारा कोई भारत विरोधी विचारधारा रही है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि कभी भी जब दो देशों के संबंध निर्धारित किए जाते हैं तो राजनीतिक बयानबाजी को दूर हटकर अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था को पहले देखा जाता है। आपको पता होगा कि कुछ साल पहले तक पूरा अरब कश्मीर के मुद्दे पर ज्यादातर समय पाकिस्तान के साथ होता था, और आज जब भारत धीरे धीरे एक बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है तो पूरा जो अरब है पूरा भारत की तरफ झुक गया है। कभी भी कश्मीर मुद्दे पर उनसे बात कीजिएगा, एक ही स्टेटमेंट देंगे कि यह भारत का आंतरिक मामला है और इसको मिल बैठकर बात करना चाहिए। तो यही स्थिति अब आपकी ब्रिटेन में होगी। ठीक है, ऐसी कोई मूल विचारधारा जो है वो इनकी नहीं है स्टीमर की। एक प्रमुख रीजन जो निकल कर आया है वो ये कि ऋषि सुनक आखिर इतने पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे, भारतीय लोगों का सपोर्ट था, तो फिर वो हार कैसे गए।
देखिए स्टीमर खुल के भारत का समर्थन करते रहे अपने चुनाव प्रचार में, खासकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हम ब्रिटेन के साथ करना चाहते हैं, मुक्त व्यापार समझौता जो हम ब्रिटेन के साथ करना चाहते हैं, तो स्टीमर ने खुल के उस पर कहा है कि मैं भारत के साथ इस समझौते को करना चाहता हूं और मैं भारत की अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर काम करना चाहता हूं। लेकिन ऋषि सुनक इस तरीके के भारत के प्रति अपने बहुत ज्यादा प्रेम खुलकर इजहार नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था कि उनको ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिटेन में जो उनके ब्रिटेन के मूल के लोग हैं वो उनको कहीं इस नजरिए से देखें कि भारतीय मूल का व्यक्ति है इसलिए ऐसा कर रहा है। कई बार उन्होंने चुनाव प्रचार में इस चीज को फेस किया है। ठीक है, तो एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन ये कि भारतीय मूल के जो लोग थे, लगभग 18 लाख भारतीय मूल के वोटर्स हैं वहां। वोटर्स की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे लोग वहां रहते हैं लंदन में और अन्य शहरों में, लेकिन जो वोटर्स हैं वो लगभग 18 लाख के आसपास ब्रिटेन में। वो भी ऋषि सुनक की नीतियों से कोई बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। ऊपर से टैक्सेस बहुत ज्यादा बढ़े, आम जिंदगी में लोगों के लिए रहना खाना पीना काफी महंगा हो गया। तो इसकी वजह से जब अंतिम समय अपने कार्यकाल का आया तो ऋषि सुनक की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत तेजी से गिरने चली गई। यही कारण रहा कि लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आई और लगभग 14 साल बाद सत्ता में इन्होंने वापसी की है। ठीक है, अब आने वाला समय हालांकि ये बताएगा कि भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे, लेकिन इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों में कोई नकारात्मक बदलाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ संबंध और मजबूत होंगे लेबर पार्टी के आने से, क्योंकि ऐसी विचारधारा इस पार्टी की नहीं है कि जो भारत को विरोधी नजर से देखती हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।